हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में जो सीरीज शुरू किया गया था जेएसएससी एसआई 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जनरल साइंस वाले सेक्शन का, उसका सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि इस पर टोटल 10 सेट्स आपको मिलेगा और एक सेट में 20 क्वेश्चंस होता है और भर भर के एक्सप्लेनेशन दिया गया है। काफ़ी टाइम लगा है मुझे बनाने में, तो आपको मजा आ जाएगा, एंड तक बने रहिएगा। और इसके लिए देखिएगा तो एसआई 2017 के लिए साइंस वाले सेक्शन के एक अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया है। तो जिसको साइंस का रिवीजन करना होगा आराम से जाकर प्लेलिस्ट में रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये लेक्चर जेएसएससी सीजीएल लेडी सुपरवाइजर का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसमें, और जेएसएससी एक्साइज जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, क्योंकि जितना सारा मटेरियल इसमें है मुझे नहीं लगता है कि एक बार आप लोग देखकर याद रख लीजिएगा। तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिलेगा और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जरा सा भी लाइक आप लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कम लाइक दे रहे हैं और लोग जो है वीडियो का आनंद उठा रहे हैं और यहाँ से चुपके चुपके निकल जा रहे हैं। थोड़ा सा फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। लेट्स गियर अप। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंडिकेट्स द वेटनेस ऑफ अ प्लेस ड्यू टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी स्थान पर वातावरण में जो मौजूद नमी है उसकी मात्रा को जैसे किसके द्वारा जैसे पता लगाया जाता है या किसके द्वारा जैसे इंगित किया जाता है। ऑप्शन है रेनफॉल यानी कि वर्षा, वेदर यानी कि मौसम, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। सही आंसर इसका डी है, आर्द्रता होगा। लास्ट क्लास में भी ह्यूमिडिटी आपको डिस्कस किया था जब इवेपोरेशन को मैं डिस्कस कर रहा था उस टाइम। तो आर्द्रता ही होता है, वातावरण में कितना नमी यानी कि मॉइस्चर है वह ह्यूमिडिटी ही पता करता है। ह्यूमिडिटी से ही आपको पता चलेगा। एक टर्म आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है जिसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं प्रेजेंट में कितना वाटर है, अगर एटमॉस्फेयर देखिएगा तो प्रेजेंट वाटर कितना है अभी और टोटल कंटेंट कितना वह मतलब रख सकता है। अगर एयर की बात कीजिएगा तो उसमें टोटल वाटर कितना होल्ड हो सकता है और अभी वर्तमान में कितना है, उसका रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। पढ़ लीजिएगा, यही सारा लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस पर ह्यूमिडिटी जो है रिलेटिव लिखा हुआ है 100% है। 20 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 52% हो गया। 30 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यहाँ पे देखिए 28% हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है देखिए यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वह कम हो रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो ह्यूमिडिटी होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी घटेगा। इसका एक कॉमन एग्जांपल आप लोग सोच के देखिए कि जैसे जैसे गर्मी आता है वैसे वैसे वातावरण में नमी की मात्रा कम होने लगता है। इसलिए तो आपको डिस्कस किया था, कपड़ा जो है से गर्मी के दोनों में जल्दी सूख जाता है इन कंपेरिजन टू, आप लोग देखिएगा तो विंटर और जो रेनी सीजन होता है उसकी तुलना में। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी धीरे धीरे घटने लगेगा, यानी कि मॉइस्चर का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वह धीरे धीरे घटने लगेगा। ओके, हो गया ह्यूमिडिटी आंसर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। वो कॉमन चीज़ है जो हम लोग यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन एसआई यूनिट इसका केल्विन होता है टेम्परेचर का। बाकी एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे रहेगा कि वेदर और क्लाइमेट में आखिर डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किसको किसको पता है। ठीक है, कुछ डिफरेंस लिखिए जरा वेदर और क्लाइमेट में, एटलीस्ट 2 तो लिखिए, एक डिफरेंशन लिखिए और एक और लिखिए। सारा चीज़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से ह्यूमिडिटी होता है। और हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है जो कि मापता है ह्यूमिडिटी को, ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर ये जो है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को मापने का एक यंत्र है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग हमेशा से पूछा जाता है। एक यंत्र है केस्की ग्राफ, याद है, वो बताइएगा कि केस्की ग्राफ जो है भारत के ही एक साइंटिस्ट हैं, वही जो है इसको इन्वेंट किए थे। तो बताइएगा कि कौन थे केस्की ग्राफ और यह क्या करता है। ठीक है, कुछ प्लांट से रिलेटेड है, जरा बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। बोला जा रहा है कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें फास्टेस्ट स्पिनिंग क्या है। पहले तो 2 टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा करना। परि मतलब होता है चारों ओर, कर्मा मतलब होता है घूमना। तो चारों ओर अगर कोई चीज घूमता है इस तरह से उसको परिक्रमा बोलते हैं। और रोटेशन करने का मतलब नॉर्मली जो है से घूमना बोलते हैं। तो अगर कोई चीज़ अपना एक्सिस पर घूमा, जैसे अर्थ को देखिएगा तो 23.5 डिग्री जो है से झुका हुआ है, तो इस अपना एक्सिस पर कोई अगर रोटेट कर रहा है एक्सिस के अराउंड, जिस तरह से लट्टू का मोशन होता है टॉप का, तो उसका मोशन आप लोग देखिएगा तो क्या होता है, वो रोटेशन होता है। तो इसके बीच का डिफरेंस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात आ ही गया है
तो रोटेशन के चलते डे और नाइट अगर होता है अर्थ पे, और रिवॉल्यूशन के चलते जो है सीजन चेंज होता है। बाकी इसका आंसर जुपिटर होगा। जुपिटर जो है पूरे सौर मंडल में देखिएगा, हमारा जो सौर मंडल है उसमें सबसे फास्ट यही मूव करता है और सबसे बड़ा यह प्लैनेट भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट रोटेट्स वंस एवरी 10 आवर्स ऑन एवरेज, यानी कि लगभग 10 घंटा में जो है ये रोटेट कर जाता है। रोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थ कितना टाइम में करता है, तो अर्थ जो है लगभग 24 घंटा में रोटेट करता है, और जो रोटेशन होता है वही 1 डे के बराबर होता है। समझ गए? अर्थ के लिए 24 घंटा 1 दिन के बराबर होता है। बाकी यहाँ पे जुपिटर देख लीजिएगा, कुछ और स्लाइड यहाँ पे लिया गया है। हाँ, यहाँ पे सौरमंडल देखिएगा तो टोटल 8 प्लैनेट है। तो फर्स्ट 4 के बारे में याद रखिएगा, इसको जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है, और जो लास्ट प्लैनेट होता है इसको जोवियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जोवियन कहने का तात्पर्य होता है गैस लाइक प्लैनेट, यानी कि नॉर्मल आप लोग जो यहाँ पे देखते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल टाइप का, वो चीज़ नहीं मिलेगा, ये सब गैसियस प्लैनेट है। ओके, सैटर्न से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सबसे सुंदर कौन है और चारों तरफ रिंग किसका है, तो वह सैटर्न का है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है सैटर्न से कि किसका डेंसिटी वाटर से भी कम होता है। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो इसका डेंसिटी इससे भी कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पानी में तैर जाएगा। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो अगर मिक्सअप किया जाएगा लिक्विड को तो वह नीचे बैठ जाएगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, और कम वाला ऊपर रहेगा। तो अगर वाटर डेंसिटी इसका कम है तो वाटर में यह जो है फ्लोट करेगा। और ये जो दिख रहा है यह प्लूटो है। प्लूटो को 1930 में खोजा गया था, और 2006 में इसको प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से जो है बाहर कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारा जो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता था। और बाकी ध्यान रखिएगा, जितने भी प्लैनेट्स हैं वह जो है अर्थ सन के चारों ओर मूव करते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। और इनके लिए कुछ लॉ भी होता है कैसे कैसे मूव करते हैं, जिसको लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। टोटल 3 लॉ जो है जो कि दिए थे कोपरनिकस। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारा चीज। और जुपिटर का सबसे ज़्यादा वर्तमान में सैटेलाइट भी, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट पूछेगा किसका है, तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जुपिटर का ही। पहले सैटर्न का था, लेकिन ये वर्तमान में जो है 12 और जो है इसका सैटेलाइट खोजा गया था, तो इसके चलते जो है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी का हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, 92 इसका है, और बाद में इसका खोजा गया था। ठीक है, जुपिटर का 12 खोजा गया था तो 92 हो गया था, और इसका वर्तमान में 83 ही है, तो सबसे ज़्यादा जुपिटर का ही है। बाकी जुपिटर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका एक सैटेलाइट है गनीमेड, यहाँ लिखा हुआ है गनीमेड। तो गनीमेड जो है पूरा हमारा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट यही है। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद सैटर्न का टाइटन आता है। तो दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है टाइटन है, जो कि सैटर्न का है, मतलब शनि का। और कुछ, जुपिटर इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपसे जो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, एक तो जो मरकरी है और वीनस। मरकरी और वीनस का तो कोई जो है सैटेलाइट नहीं है। जो मार्स है उसका 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिबोस। इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। मरकरी और वीनस का नहीं है। और वीनस का देखिएगा, आकाश में अगर कोई सबसे चमकीला पिंड है सन के बाद तो यही है वीनस। इस ऐसा क्यों, क्योंकि इसका 90% जो एटमॉस्फेयर है वह कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, तो काफ़ी ये चमकीला दिखता है। और सबसे ज़्यादा जो है गर्म भी यही है, क्योंकि बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि यह हीट को ट्रैप कर सकता है, जिसके चलते कोई भी सरफेस पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी है। और जो है तीसरा सबसे देखिएगा तो है पोजीशन में सन से, और 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रॉक आ गया है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट या फिर सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड ऑप्शन तो खुदे काट दीजिए आप लोग। ग्रेनाइट जो है एक तरह का जो है चट्टानी है, और बेसाल्ट भी एक चट्टानी है। आपसे टाइप पूछा गया है, न कि चट्टान पूछा गया है। तो बेसाल्ट जो होता है ऐसे इग्नियस रॉक होता है। ठीक, क्या होता है, इग्नियस रॉक। 3 तरह का रॉक होता है, इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक होता है, सेडिमेंट्री होता है। यह आग्नेय चट्टान होता है, एक रूपांतरित होता है, और एक अवसादी चट्टान होता है। फॉर्मेशन तो आपको पता होगा, डिटेल में डिस्कस करने लगूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। फॉर द टाइम बस इतना सारा याद रख लीजिएगा कि मैग्मा और लावा के चलते जो बनता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री क्या होता है, तो एक परत जमा, उसके ऊपर परत जमते गया, धीरे धीरे जमते गया, तो सेडिमेंट जमा हो जाता है, अवसाद, उसके चलते जो रॉक बनता है उसको सेडिमेंट रॉक बोलते हैं।
और मेटामॉर्फिक रॉक होता है कि समय के साथ अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में उसको रखा जाता है तो धीरे धीरे जो है उसका फॉर्म चेंज होता है। ऐसे आदमी भी चेंज हो जाएगा, जैसे किसी आदमी को ज़्यादा प्रेशराइज कीजिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर दिखाइएगा तो धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इंसान को जैसे टेम्परेचर और प्रेशर नहीं देना है। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इंपॉर्टेंट है, एक है यहाँ पे ऑब्सिडियन। तो दो देख लीजिएगा, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल आता है। सेडिमेंट्री में एक क्लास्टिक लिखा हुआ है, सैंडस्टोन, यहाँ पे लाइमस्टोन लिखा हुआ है, कोल लिखा हुआ है। इसे थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। तीन टाइप है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, कोल है। कोल भी सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है। एक आता है मेटामॉर्फिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया क्वेश्चन जनरल साइंस में अगर पूछे मेटामॉर्फिक से तो मार्बल बहुत ज़्यादा पूछे हैं। तो मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट भी जो है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो जिनिस है वह जो है किस तरह का रॉक होता है, ये बताइएगा, यहाँ पे लिया हुआ नहीं है। टेंशन मत लीजिए, मैग्मा लावा क्या होता है आगे आ जाएगा, कंफ्यूजन यहाँ से लेकर जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स विच इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ह्यूमन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका सही आंसर बी मस्कुलर फोर्स होगा। इसको अगर देखिएगा तो मसल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके चलते फोर्स जनरेट होता है और वही मस्कुलर फोर्स के चलते हम लोग जैसे काम कर पाते हैं, तो इसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। ह्यूमन फोर्स नहीं होता है ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मसल्स के चलते। यहाँ पे देख लीजिए कुछ बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, तो ये सब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये सब ना ब्रेन के मतलब जो है हिसाब किताब में होता है, यानी उसी के दायरे में होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि अपने मन से तो जैसे आप लोग मसल्स फुलाइएगा नहीं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाइएगा नहीं, ब्रेन बोलेगा कि हाँ भाई दिखाओ, प्रदर्शन करो, तभी तो दिखाइएगा। तो मस्कुलर फोर्स हो गया। बाकी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ कुछ चीज़ याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यह जो है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी छांटने के लिए देता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, दूर से ही किसी को अटैक कर लेता है, तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ग्रेविटेशनल हो गया। एक मैग्नेटिक भी जो है नॉन कॉन्टैक्ट होगा, दूर से ही अटैक कर लेता है। और एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो प्लस माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सब के सब जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। और कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, तो आप लोग जो मस्कुलर फोर्स यहाँ से देख रहे हैं, जो नॉर्मल हम लोग फोर्स लगाते हैं, टच करेंगे तभी लगेगा। उसके बाद फ्रिक्शन हम लोग लगाते हैं, वे सब। तो ये सब जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं, ये सब कुछ ध्यान रखें। डैश आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड द न्यूक्लियस। तो कौन होता है, तो एक ऋणात्मक आवेशित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको तो इसको देख के ही जो है बाकी ऑप्शन को छाड़ देना है। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है, ओके ना, न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जैसे ही आप लोग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल देखें, आंसर आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। बाकी एक क्वेश्चन आपसे है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इसका डिस्कवरी बोलिए किसके द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन को बताता हूँ जे थॉमसन, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी एक प्रोटॉन का भी बता ही देता हूँ आप लोग को। एक आप लोग बताइए, प्रोटॉन का जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। एक आप लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन बता दिया जे थॉमसन, प्रोटॉन बता दिया गोल्डस्टीन, और एक बचा आपका न्यूट्रॉन। इसका तो कम से कम बता दीजिए आप लोग कि कौन जो है इसको डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा। देख लीजिएगा, यही बोला गया था कि एक देखिएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बोला जाता है कि फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट में जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लाए थे, तो वो बोल दिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा देता है इन ऑल पॉसिबल पाथ, ठीक है। तो यही इनका जो है गलत हो गया था। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे, ऑल पॉसिबल पाथ जो है पॉसिबल ही नहीं है। फिक्स्ड पाथ में जो है इन लोग जैसे मूव करता है, और वो दिया गया था नील्स बोर के द्वारा, जो बोर एटॉमिक मॉडल आया तब, ठीक है, 1913 के आसपास। तो यहीं पे देख लीजिएगा, न्यूक्लियस होता है जहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है, ओके। और ये है न्यूक्लियस, जिसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यह जो एटम का न्यूक्लियस है उसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। जो सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल में भी न्यूक्लियस होता है, ओके, उसको बोला जाता है, उसको खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से रहेगा, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम लावा आर कॉल्ड। तो जो लावा से रॉक फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स,
एक्सट्रूसिव रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता था। आप लोग देखिएगा तो मैं कुछ देर पहले डिस्कस किया था मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक, तो उसका मैं बकायदा प्रोसेस बताया था कैसे कैसे बनता है। इग्नियस का बताया था जी, नहीं बताया था, बस बोल दिया था कि मैग्मा जो है से अर्थ के अंदर से निकला तो उससे जो है से जो रॉक बनता है उसको सेडिमेंट इग्नियस रॉक बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले दो टर्म है लावा और मैग्मा। किसको कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि अर्थ जो है से अंदर में बहुत ज़्यादा हीट है अर्थ के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारा जो सब्सटेंस होता है मेटालिक बोलिए, तो ये सब क्या होता है, ये सब जो है से यह लिक्विड स्टेट में होता है। तो यही लिक्विड अलग अलग फोर्सेस के चलते, अलग अलग फोर्स देखिएगा तो आपको पता होगा आपस में जो अर्थ के प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट्स, वो सब जो है से टकराते रहते हैं, इसके चलते भी माउंटेन बन जाता है, जो कि आपको पता होगा जो एवरेस्ट है इसी के चलते बना है। तो समझ गए? तो यहाँ से जब अलग अलग फोर्सेस चलते ये जो मैग्मा है बाहर निकल कर आता है, तो अर्थ के सरफेस पर जैसे ही आता है ना तो उसको लावा बोल दिया जाता है, और अंदर है तो उसको मैग्मा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अंदर है तो मैग्मा है और बाहर है तो लावा है। ठीक है, इग्नियस रॉक इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इग्नियस रॉक कैसे बनेगा? तो जैसे कि यहाँ से मैग्मा आया तो अर्थ के क्या होता है कि कभी कभी यह बाहर आ जाता है, तो धीरे धीरे ठंडा होकर वो रॉक का फॉर्म में बन जाता है। दूसरा बात है कि कभी कभी पूरा ऊपर जो है नहीं आ पाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे किस तरह से पहुँच गया, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है इसकी तुलना में तो यहाँ पे कम ही होगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो रॉक जो है अंदर ही बन सकता है और बाहर भी जैसे ठंडा होकर बन सकता है। तो इस तरह से इग्नियस रॉक का जो है फॉर्मेशन होता है। तो यह प्राइमरी रॉक होता है। फायर एक्सटिंग्विशर आर फिल्ड विथ व्हिच गैस? तो फायर एक्सटिंग्विशर आपसे पूछेगा तो इसमें ना तीन चीज जो है आपसे पूछ सकता है। तो पहला तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको यूज किया जा सकता है, या फिर ए नहीं हो तो CCl4 देके कंफ्यूज आपको कर सकता है, और नहीं तो फिर आपको बेकिंग सोडा दे सकता है NaHCO3। यहाँ पे देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, और जलने के लिए बर्निंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो सपोर्ट करता है बर्निंग को ऑक्सीजन। अगर कहीं पे ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा तो वो बुझ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन को फ्लो नहीं होने देता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी कुछ उसी तरह से हिसाब किताब है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा है रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और इसके चलते जो है से यह आग को बुझा देता है। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई इफ एंड बट्स इसमें नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये डिस्चार्ज हॉर्स होता है, ड्राई केमिकल पाउडर का यूज किया जाता है इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करवाया जाता है। तो ये कुछ फायर एक्सटिंग्विशर का कुछ आप देख लीजिए इमेज है। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। मैं आपको जो फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में बताया था, मैं जो याद रखा था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 था। इसको भी आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा, मैथ का दिमाग लगेगा तो यही आने वाला है। तो डिग्री सेल्सियस रखिएगा तो इसको 0 कर दीजिए, तो 0 जैसे कीजिएगा इसका पूरा कहानी खत्म है। ठीक है, ये पूरा 0 कर दिया तो कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो यही होता है। ओके, चलिए और सेल्सियस से केल्विन में भी याद रखिएगा, उसमें 273 जो है से ऐड किया जाता है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस से। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है, सारा क्वेश्चन टफ नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा एग्जाम में वह क्वेश्चन जो है से नहीं सोल्व होता है। ठीक है, प्रेशर में जो है गलत हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लगाना है B और लग जाएगा C, ऐसा भी एग्जाम में होता है, मेरे साथ खुद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड रिफाइनिंग, मेटालर्जी, पैटिनसन प्रोसेस या फिर डिस्टिलेशन। क्या होगा? डिस्टिलेशन को आसवन बोलते हैं, और एक और टर्म है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको प्रभाजी आसवन बोला जाता है। तो आज की क्लास में तो सिर्फ डिस्टिलेशन को डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को या कभी आ ही जाएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि डिस्टिलेशन आखिर होता क्या है। तो कोई अगर इम्प्योर लिक्विड है या बहुत सारा लिक्विड इसमें मिक्स किया हुआ है, तो उसको जो है अलग करना है, तो अब जो है डिस्टिलेशन जो है प्रोसेस यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसको कोई कंटेनर में आपको रख देना है, और उसके बाद सीधे सीधे हीट करना है।
तो हीट करना है तो इस तरह में कुछ ऐसे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे वाटर और पेट्रोल अगर इसमें डाल दूं तो आप लोगों को पता होगा पेट्रोल जो है एक वोलाटाइल एक जो है कंपाउंड है, तो वह जल्दी उड़ जाता है। नॉर्मली जो पेट्रोल को इधर हाथ पर रखिएगा तो उड़ जाएगा। तो यानी कि अगर पेट्रोल और पानी मिला हुआ है तो अगर गर्म करेंगे तो इसका जो है वेपर तुरंत जो है बन जाएगा। तो समझिएगा इसको थोड़ा सा कि जैसे ही पेट्रोल को यहाँ पे गर्म किया गया और वाटर का मिक्सचर को, तो यहाँ से पेट्रोल का वेपर निकला और यहाँ पे कंडेंसर लगाया गया है। कंडेंसर क्या करता है कि ये जो वेपर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कंडेंस उसको करता है और धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है, तो ये प्योर बनता है, क्योंकि जितना गंदगी रहेगा वो तो वेपर में जो है बनेगा नहीं, मतलब वेपर उसको लेकर जाएगा नहीं, गंदगी को यहीं जो है इसी कंटेनर में छोड़ देगा, तो ये लिक्विड धीरे धीरे प्योर हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है आसवन यानी कि डिस्टिलेशन का। क्लियर है? जैसे नॉर्मल खाना बनाते होंगे ना, तो खाना बनाते होंगे तो जब जो कढ़ाई को ढका जाता है तो उसका ऊपर जो कंटेनर है उसका आप लोग पलट कर देखिएगा, उसमें जैसे वाटर वेपर होता है तो एकदम प्योर है भाई, वो एकदम प्योर है, उससे प्योर कुछ नहीं है वाटर, तो उसको इकट्ठा करके आप लोग पी सकते हैं। आंसर इसका डिस्टिलेशन हो गया, समझ गए होंगे डिटेल में। रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है, मेटलर्जी तो बहुत बड़ा टर्म है, धातु कर्म। एक धातु है उसको मिनरल से निकाल कर, मिनरल तो बोलिए नहीं, ओर से ओर को निकाल कर पूरा जो प्रोसेस होता है प्योर मेटल प्राप्त करने का उसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें गंदगी जो होता है उसको गैंग बोला जाता है, गैंग। ठीक है, और निष्कर्षण उसी के बीच का एक प्रोसेस है। ठीक है, बाकी पैटिंसन प्रोसेस को आइए डिस्कस कर देते हैं क्या है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पैटिंसन प्रोसेस जो होता है एक मेथड होता है सिल्वर को हटाने का लेड से। ठीक है, चलिए, और इसको 1890-20 में जो है इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, और पेटेंट इसका 1883 में होता है। इतना सारा याद मत रखिएगा, बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि सिल्वर को लेड से अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए, AU इज द सिंबल फॉर, AU किसका सिंबल है, सिल्वर का, गोल्ड का, आयरन का या फिर लेड का। सही आंसर इसका क्या होगा, तो सही आंसर इसका होगा AU मतलब होता है गोल्ड। क्यों गोल्ड होता है, तो देखिए नॉर्मली जो हम लोग को पीरियड टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं तो सबका इंग्लिश नेम नहीं है, कुछ का जो है लैटिन नेम है, जिसके चलते जो है उसका नाम आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे एंटीमनी है, एंटीमनी का सिंबल SB होता है, स्टीबियम इसको बोला जाता है इसलिए इसको SB बोला गया है। कॉपर का देखिएगा तो क्यूप्रम होता है, इस सिंबल इसका CU है। गोल्ड का ऑरम होता है तो AU बोला जाता है। आयरन का फेरम होता है Fe बोला जाता है। लेड का प्लम्बम होता है PB बोला जाता है। मरकरी का हाइड्रोजाइरम Ag, पोटेशियम का कैलियम K, सिल्वर का अर्जेंटम Ag, सोडियम का नेट्रियम Na, और टीन का होता है स्टेनम Sn, और टंगस्टन का होता है वोल्फ्रम, सिंबल है W। ठीक है, तो ये कुछ लैटिन नेम्स हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आई होप कि प्रोबेबली यहाँ पे 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का लैटिन नेम दिया हुआ है, याद रह जाएगा एक बार में इसीलिए बोलता हूँ PDF रख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर एंजॉय कीजिए और प्रॉपर रिविजन करते रहिए। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और कॉल्ड, यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर है, आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इच होना चाहिए। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसको जो है कि उसको माइक्रोफोन कहा जाता है। माइक्रोफोन जो है आपका मोबाइल फोन के जस्ट नीचे लगा होता है, जहाँ पे प्लग होता है, जैसे ईयरफोन आप लोग कनेक्ट करते हैं तो उसी के बगल में होता है माइक्रोफोन। तो आपका साउंड को वह रिसीव करता है और उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होगा तभी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वह आपको तो सुनाई देना नहीं चाहिए, जिससे आप बात कर रहे हैं रात भर उसको सुनाई देना चाहिए। तो यहाँ से यह माइक्रोफोन यही करता है, वह साउंड एनर्जी को लेकर, साउंड भी एक एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसको जो है ट्रांसमिट कर देता है। तो माइक्रोफोन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ माइक्रोफोन वर्क करता है, साउंड वेव को लेता है तो वाइब्रेशन होता है, तो आपको पता होगा कंपन के चलते जो है वेव हो जाता है ना, तो वेव प्रोड्यूस होता है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है। तो यहाँ देख लीजिएगा ये कुछ मैग्नेट होता है, तो इसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिकल लीड से इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ट्रांसमिट कर जाता है। कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पे और भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ओडोमीटर, ये तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ईजी है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। 2 टर्म पढ़े होंगे, स्पीडोमीटर,
तो स्पीडोमीटर क्या है, स्पीड को मेजर करता है कि अभी कितना चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। ओडोमीटर क्या करता है कि कितना डिस्टेंस आप लोग ट्रेवल कर चुके हैं, वह मापता है ओडोमीटर कि 10,000 चला है कि 5,000 चला है। तो आप लोग गाड़ी जब परचेज करते होंगे तो इस देखते होंगे सेकेंड हैंड करते हैं तो कि गाड़ी कितना चला है, यानी जितना कम चला होता है उसको जो है अच्छा माना जाता है कि हाँ चलो भाई कंडीशन में होगा गाड़ी। तो ओडोमीटर वही जैसे डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करता है। बाकी एक टर्म बच गया रिफ्रैक्टोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप। आइए देख लेते हैं इसको। स्पेक्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वह जैसे वेवलेंथ को मेजर करता है। क्या करता है, वेवलेंथ को मेजर करता है। और देखिएगा तो ये वेवलेंथ आप लोग देखे होंगे कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है तो 7 रंग का जो है पट्टी बनता है, और ये सब का अलग अलग वेवलेंथ भी जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो वह कौन करता है, हम लोग जैसा इंसान के तो बात पॉसिबल है नहीं कि 7 कलर देख ले, ठीक ना। एक इंद्रधनुष मतलब देख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो है हम लोग कर सकते हैं, हमारा आँख तो नहीं कर सकता है। तो ये सब प्रिज्म के थ्रू किया जाता है, और मेजरमेंट में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वेवलेंथ को डिटरमाइन किया जाता है वह स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टोमीटर। तो रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो नाम सुने होंगे लाइट चैप्टर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो मेजरमेंट किया जाता है, जैसे पढ़े होंगे ग्लास का ऐसे नॉर्मली 1.5 आप लोग बोल देते हैं, या फिर अलग अलग भी हो जाता है। हीरा का 2.42 होता है, नॉर्मल जो वाटर होता है उसका 1.33 होता है, एयर में लगभग 1 होता है, ठीक है। वैक्यूम एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये सब मेजर जो है कैसे किया जाता है, तो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका भी होता है n21 = v1/v2, यानी कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेजी बोलते हैं सिर्फ। आंसर इसका डी है। डैश कीप्स द प्लैनेट इन मोशन इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। कौन जो है प्लैनेट को देखिएगा तो अपना ऑर्बिट में जो घूमता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है वह। रोटेशन एंड डेंसिटी लिखा हुआ है, साइज एंड स्फेरिकल शेप यानी कि साइज और स्फेरिकल शेप के चलते, रोटेशन ऑफ द सन और एक्सिस यानी कि जो सन है वो अपना एक्सिस के एलोंग जो है एक्सिस पर जो है मोशन कर रहा है उसके चलते, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के चलते। सही आंसर इसका डी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखिएगा तो ग्रेविटेशन तो आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण होता है, और हिंदी वाला समझ लीजिएगा इसको अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। तो यही दोनों के चलते प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट की ओर यानी कि इलिप्टिकल पाथ पे जो है मूव करता है। यहाँ पे देख लीजिए इसको इलिप्स बोला जाता है ना, अंडाकार शेप का। तो ये देख लीजिएगा यहाँ से जो है जो फोर्स अगर कोई प्लैनेट जो है मूव कर रहा है तो जो फोर्स सेंटर से इसको मिलता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। यह एक इनवर्ड फोर्स होता है, उसका जस्ट अपोजिट देखिएगा तो का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और वह आउटवर्ड की तरफ लगता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, फ्यूगल, ये जो दही से आप लोग घी जो निकालते हैं या दूध से भी निकाला जा सकता है, तो उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रन बल यूज किया जाता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ देखिएगा माइंड पे आया तो बता दिया। और अर्थ जो है मोशन कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बांध के रखा है, और दूसरा बात है कि इसके बीच जो है सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलता है सेंटर से, इसके चलते जो है ये मूव करता है, या तो जिधर जाना चाहता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचता है इस तरह से खींचते 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 बोलता है कि भाई चारों तरफ तुम घूमो, सब जगह इस पर फोर्स लगता है अर्थ पर, इसी चलते यह जो है रोटेट कर मतलब रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। और यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके लिए फॉर्मूला भी है Gmm/r²। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी ऐसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है आपको, 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यूनिट भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, कैपिटल G। ठीक है, जी कभी चेंज नहीं होता है, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यह प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है, और इसी के चलते प्लेस टू प्लेस वेट बदलता है, यानी कि जो वेट मतलब भार, ये भार बदलता है। द्रव्यमान जो है द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता है, चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको फंसाता है कि द्रव्यमान मतलब कोई चीज़ है उसका मास इतना है तो मून पर ले जाएंगे तो कितना होगा, तो ऐसे तो वेट है 1/6 होता है, मास नहीं। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है जो बता रहा हूँ ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, ऐसे पूछा जाता है 1/6 वाला।
नेक्स्ट है डैश इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मापा जाएगा, एम्पियर में, केल्विन में, हेक्टोपास्कल में या फिर पाउंड में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हेक्टोपास्कल। तो पास्कल में जो है इसको मेजर किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं हेक्टो मतलब क्या होता है। हेक्टो मतलब 100 होता है, तो हेक्टोपास्कल में इसको मेजर कर सकते हैं। पाउंड एक तरह से बोलिएगा तो पाउंड जो है पाउंड मतलब एक तरह का ना मास का यूनिट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। एक पाउंड, आप लोग केक खरीदते होंगे तो पाउंड में देता होगा कितना पाउंड चाहिए, 1 पाउंड चाहिए कि 2 पाउंड चाहिए, ठीक है। तो जिनका 29 फरवरी को आता होगा वो बोलते हैं कि 10-15 पाउंड दे दो भाई। तो 400 जो है 54 इतना ग्राम होता है 1 पाउंड में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हेक्टोपास्कल हो गया। बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मेजरमेंट करना है तो एटीएम देख लीजिएगा, 1 एटीएम में तो इतना पास्कल होता है, लगभग 10⁵ बोल सकते हैं, 1.01325 का कोई वैल्यू तो रहा नहीं, तो 10⁵ पास्कल होता है। जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का वो पास्कल ही होता है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, अगर आपको पूछने बोल देगा कि यहाँ तो कि अगर एसआई यूनिट को अगर आपसे सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा तो क्या आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, इससे से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी अलग अलग है, टोर भी होता है, टोर्सली जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर, बार भी होता है, ये सब कुछ देख लीजिएगा, पीएसआई भी होता है, सब कुछ ध्यान रखिएगा। हेक्टोपास्कल यहाँ पे जो गिवन हो सकता है उसमें आंसर होगा। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है, यही कभी कभी गड़बड़ होता है। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है ना, केल्विन है आपको पता था टेम्परेचर का यूनिट है एसआई। द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। तो जो विंड स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करता है उसको एनीमोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनीमोमीटर बोला जाता है। आइए देख लेते हैं, तो हो गया एनीमोमीटर। हाइड्रोग्राफ्स क्या होता है, तो हाइड्रोग्राफ्स आर वे टू डिस्प्ले वाटर लेवल इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। यानी कि देखते हैं कि अगर कहीं पे जो कोई अगर पॉन्ड है या लेक है तो उसका वाटर धीरे धीरे कितना बढ़ा या घटा, उसको मेजरमेंट करने का तरीका मतलब एक यंत्र होता है, उसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे तो कोई इंसान नहीं है जाकर बैठकर देखते रहेगा कितना इंच जैसे कम हुआ, ठीक है, देखते तो वो बुढ़ा हो जाएगा वहाँ पे। तो हाइड्रोग्राफ समझ गए। जो विंड वेन होता है, ये जो है एक विदर वेन भी इसको कभी बोला जाता है, एक भी डिवाइस होता है जो कि विंड के डायरेक्शन को मेजर करता है, ये भी विंड के डायरेक्शन को मेजर करता है। और विंड वेन इस तरह का कुछ डायग्राम देखने को मिला होगा आपको। और जो एनरवाइड बैरोमीटर है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। एनरवाइड बैरोमीटर इज यूज टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एनरवाइड का मतलब होता है विदाउट लिक्विड, यानी कि जो नॉर्मल बैरोमीटर होता है और एनरवाइड में क्या अंतर है, तो एनरवाइड में जो है मरकरी यूज नहीं किया जाता है, लेकिन नॉर्मल बैरोमीटर में जो है मरकरी यूज किया जाता है। ओके ना, यहाँ पे लिखा हुआ मीनिंग समझ में आ चुका होगा कि नॉर्मल बैरोमीटर में मरकरी यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो है मरकरी यूज नहीं किया जाता है एनरवाइड में। एनरवाइड का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, तो विदाउट मरकरी होता है एनोमीटर। सारा चीज समझा दिया। वूल क्या है, पॉलीएमाइड, पॉलीमर एमाइड, नेचुरल पॉलीएमाइड या फिर फाइबर। तो यह जो है नेचुरल पॉलीएमाइड होता है, ठीक है, नेचुरल पॉलीएमाइड। यहाँ पे देख लीजिएगा, यस वूल इज पॉलीएमाइड लिखा हुआ है। पॉलीएमाइड्स आर पॉलीमर्स विथ रिपीटिंग यूनिट्स लिंक्ड बाय एमाइड बॉन्ड्स, दे अकर नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमाइड्स। तो यह नेचुरल पॉलीमाइड्स के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वह नेचुरल पॉलीमाइड होगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ पॉलीएमाइड को मैंने नहीं लगाया। आगे देख लीजिएगा, तो पॉलीएमाइड में देखिएगा तो ये कुछ इस तरह का वूल होता है, ये वूल का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है एमाइड ग्रुप है, NH2 होता है एमाइड ग्रुप, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल लेड कंटेन्स डैश बॉन्ड। कितना बार पता नहीं क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट में किस तरह का बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है या फिर नॉन ऑफ दिस होता है। तो इसमें जो होता है ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आखिर बनता कब है, तो कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, क्योंकि आपको का पता होगा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-4 होगा। तो यहाँ पे 4 है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा, वैलेंसी भी 4 होगा। तो इसके बारे में बोला जाता है कि कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है काफ़ी मुश्किल है,
और इसको 4 इलेक्ट्रॉन भी देना मुश्किल है। 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, निकाल दीजिएगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन 2 ही रह जाएगा। तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से एटम होल्ड नहीं करेगा। दूसरा बात है कि अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10 और प्रोटॉन हो जाएगा 6। तभी जो है से यह कार्बन एटम जो है से इस तरह से इतना होल्ड नहीं कर सकता है इस तरह से। इसीलिए बोला जाता है कि न तो यह डोनेट कर सकता है, न ही जो है से यह रिसीव कर सकता है। तो क्या करता है, यह शेयर करता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में देखिएगा तो 2 कार्बन अगर है तो इसका कार्बन का तो 4 होता है, इसका भी 4 होता है। तो इसका 4 और इसका 4 मिलकर 8 यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के चलते जो है से इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, तो उसके चलते यहाँ बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड इसका आंसर हो गया। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल की ओर ट्रांसफर होता है। इस तरह से पढ़े होंगे, Na+ आपको पढ़ाया था और Cl था, तो Cl के पास 7 होता है ना, और सोडियम के पास 11 होता है, 2 8। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 8 बचा, और इसके पास 7 आते 1 दिए तो 8 हो गया। तो 8 8 हो गया, तो Na से जो है से Cl पर इलेक्ट्रॉन गया, तो NaCl तरह का कंपाउंड बन जाता है। तो उसको जो है से आयोनिक बोलते हैं और इसको कोवैलेंट बोलते हैं। जहाँ भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे देख लीजिएगा, उसमें जो है से कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और अंतर क्या होता है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में, तो आयनिक बॉन्ड जो है हार्ड होता है, टफ होता है, इस तरह से कंपाउंड बनेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सारा हाई होगा। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है से लो होगा, ठीक है, ये सब लो होता है, ये कुछ ध्यान रखिएगा। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करने के लिए भी आपको दे देते हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिएगा, डायमंड है और ग्रेफाइट है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों, और एक फुलेरिन का भी देख लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर C60 होता है, फुटबॉल के जैसा C60 इसको बोला जाता है। बकमिस्टर फुलेरिन इसको जो है से इन्वेंट किए, मतलब डिस्कवर किए थे, ये जो एलोट्रोप है कार्बन का। तो डायमंड ग्रेफाइट और सारा का सारा प्योर फॉर्म में है। ग्रेफाइट जो है से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसका 3 इलेक्ट्रॉन जो है से बॉन्ड करता है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और आपको पता होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है तो फ्री इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, तो यही कारण है इसमें चारों के चारों जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है से बॉन्डेड होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बाकी सबसे हार्ड यही है, ठीक है, सबसे हार्ड नेचर में यही पदार्थ है अब तक। चलिए कुछ बात कर रहा था कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट करने के लिए, तो आइए देख लेते हैं। पूछ देगा आपसे कि CH4 में कितना जो है से कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा, इसका तो आपको बकायदा पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, इसके चारों ओर जो है से हाइड्रोजन लगेगा। कितने हो गए, इस तरह से बॉन्ड काउंट होता है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो मीथेन हो गया। अगर जो है इथाइन के एग्जाम्पल ले लें, C2H2, CH तो एक ही है, कार्बन का वैलेंसी कितना पूरा होना चाहिए, कार्बन का वैलेंसी 4 पूरा होना चाहिए। तो 4 कहाँ भी, तो एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो है 3 दे दीजिए। 3 इसका भी हो गया, 3 और 1 4, अब इस कार्बन का भी 3 और 1 4 हो गया ना, यहाँ पे 3 और 1 4, इसका भी हो गया, इसका भी 3 और 1 4। तो यहाँ पे कितने हो गए, तो 3 4 5, तो इसमें 5 जो है कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से बॉन्ड को काउंट किया जाता है, इजी रहता है। अगर स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तैयार रहिएगा, JCC का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन जो है इजी पूछा जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी जो है अलग अदर एग्जाम से तो टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, द्रव्यमान संख्या समान है, ये भी बहुत जो है बार क्वेश्चन पूछा गया है, और परमाणु संख्या जो है सेम है, तो उसको समभारी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोटोप्स क्यों नहीं कहा गया, तो आइसोटोप का डिफिनेशन उल्टा था। परमाणु संख्या यानी कि Z उसमें सेम होता है, और जो मास होता है वह जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका समस्थानिक का, यानी कि आइसोटोप्स का। आइसोटोन्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो A - Z फॉर्मूला से निकाला जाता है, तो न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाएगा तो उसको आइसोटोन्स बोलेंगे। स्लाइड यहाँ पे तीनों लिखा हुआ, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या अलग होगा और न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टरबाइन हार्नेस डैश टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन किसको हार्नेस करता है और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी यह मशीन एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर काइनेटिक एनर्जी है। सही आंसर इसका यांत्रिक ऊर्जा होगा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब सिंपली बोलिए, अगर कहीं पे कुछ वर्क हो रहा है ना, काम हो रहा है, तो उसको आप लोग मैकेनिकल एनर्जी बोल दीजिए। जैसे पंखा आप लोग का घूमता है, तो पंखा जो है से मैकेनिकल वर्क कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी उसमें है। तो पंखा करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि पंखा का जो डायना होता है उसको घुमाने के लिए जो है से यूज करता है। तो ये कौन करता है, तो ये मोटर करता है, ठीक है, ये मोटर करता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस कौन करेगा, जनरेटर, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कोई चीज़ अगर घूम रहा है तो घूम घूम के जो है उसको बिजली बना देगा, तो वह करता है जनरेटर, जिसको कभी कभी डायनो भी बोला जाता है। देख लीजिएगा, यही है ये क्वेश्चन ना। देखिएगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है तो उसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकाल के लाते हैं। सबसे पहले पूछ दिया कि जो डैम में पानी स्टोर होता है उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, तो हाइट के चलते जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा बात है, जैसे ही डैम का जो है कपाट खोला जाएगा और भाल को, और जैसे ही वाटर जो है मोशन में आएगा, मोशन मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, याद रख सकते हैं। और वेलोसिटी जैसे ही आया तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 1/2 mv², ठीक है। तो जब डैम के पानी को छोड़ा जाता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है। यही काइनेटिक एनर्जी को जो है हार्नेस किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है कि जो टरबाइन है उसको घुमाता है। तो ये जो घूमता है यहाँ पे ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ये जो घूमता है, घूमते घूमते जब घूम रहा है तो ये जनरेटर इसमें लगा हुआ है यहाँ पे, तो जनरेटर जब घूमा तो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। डायनो भी लिखा जाता है छोटे लेवल पर, आपको अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब। जनरेटर हाई लेवल का है। देखिए कनाडा से डायग्राम लाया हूँ, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमा एक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है, क्या चांस है एरोमा अगर वर्ड पूछ दिया जाए, फिर या फिर अलग अलग भी आपसे वर्ड है, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑटो वर्ड, कि वह किस लैंग्वेज से है। तो क्या अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या तैयार हैं कि जैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दें? तो इस तरह से भी क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। तो जो एनसीईआरटी में बाकायदा मेंशन है जो वर्ड, वो सब आपको पता होना चाहिए कि वह किस लैंग्वेज से है, ठीक है। जैसे एरोमा जो है ग्रीक वर्ड से है, तो एरोमा का मतलब होता है फ्रैग्रेंस, गंध। तो जो इसका आंसर हो जाएगा C6 जैसे। तो बेंजीन होता है, तो जो बेंजीन होता है वह सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक मतलब वह सुगंधित होता है, इसलिए इसको एरोमेटिक बोला गया है, ठीक है। चलिए बाकी सिंपलेस्ट बेंजीन हो गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, 12th क्लास में ऑर्गेनिक में ना भर भर के पढ़ाया गया था इसको। ए है बेंजीन, यही है ना, ए भी समझ में नहीं आया तो ए देख लीजिए। अल्टरनेट बन पड़ता है, एक यहाँ एक छोड़िए, एक यहाँ एक छोड़िए यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बेंजीन है। ए भी समझ में नहीं आया, घबराते क्यों हैं? 3 4 5 6 बस सबके साथ 2 2 दे दीजिए। हाइड्रोजन, सॉरी एक एक हाइड्रोजन मिलेगा सबको, ज़्यादा नहीं है, 6 ही है, सबको एक एक बांट दीजिए। बाकी बॉन्डिंग पूरा करना होगा आपको। तो यहाँ पे 3 हो रहा है तो अल्टरनेट कहीं पे लगा दीजिए, एक छोड़ के एक लगा दीजिए, या 4 हो जाएगा सबका, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। कुछ देख लीजिएगा, तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स लिया गया है। जैसे नॉर्मल बेंजीन है, यही फार्मूला है उसका बेंजीन का। ये नेप्थिलीन है जो कि आप लोग पढ़े हुए थे कि एक ऐसे सबलाइम सब्सटेंस है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेंजोफायरिन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसका बेंजल डिहाइड है, एनिसोल है और वैनिलिन है। ये कुछ कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सब कोई बता देगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह थर्मोस्फीयर होता है, ठीक है। एक वर्ड है थर्मल, इसका मतलब क्या होता है? तो थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल पावर प्लांट समझते हैं ना, तो थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज किया जाता है, उससे जो है जलाया जाता है तो हीट जनरेट होता है। फिर वाटर को गर्म किया जाता है, टरबाइन घूमता है, जनरेटर लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इस तरह कुछ कहानी होता है। तो थर्मल का मतलब हीट होता है।
यहाँ पे बाकी एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग लेयर है ऑर्डर देख लीजिएगा नीचे से। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक दिख नहीं रहा है वो होता है एक्सोस्फियर। कुछ कुछ टर्म याद रखिए, जितना भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन होते हैं, जैसे बादल बनना है, बारिश वारिश होता है, तो ये सब जो है ट्रोपोस्फियर में ही होता है। और लगभग देखिएगा तो 0 से 12 किलोमीटर तक यह फैला हुआ होता है। 10 माइल्स होता है ना, 10 माइल्स है, और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। लगभग 15-16 बोलिए तो 12-13 किलोमीटर, अलग अलग जगह थोड़ा डेटा आपको अलग अलग मिल जाएगा। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। बाकी मीटियोर्स वगैरह है, ये सब मेसोस्फीयर में घटना होता है। कोई दिक्कत? थर्मोस्फीयर होगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे है, डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। वंदे भारतम, जय हिंद।